गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले की क्लास में हमने सातकर्णी प्रथम पढ़ा था, जो सातवाहन वंश का शासक था। प्रारंभिक शासकों में उसकी गणना महानतम शासकों में की जाती है। सिमुक द्वारा स्थापित सातवाहन वंश अपने एक फेज में ऐसा भी देखा जब इसका पतन का दौर प्रारंभ हो चुका था, इसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि क्षत्रप, जो शक क्षत्रप के नाम से जाने गए हैं, उनका उत्थान हो गया। ये इन्हें बाहरी माना गया है, जो सिंधु तट को पार करके भारत में प्रवेश किए और सिंधु डेल्टा, जिसे शक द्वीप कहा गया है, यहाँ पर इन्होंने अपना पहले पांव जमाया। धीरे धीरे वो उतरते हुए इस क्षेत्र में आ गए और इन तमाम क्षेत्रों पर उन्होंने अपना विजय जमा लिया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, उसका नाम था नहपान। इसने काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा, यहाँ तक कि कोंकण के क्षेत्र में भी इसने अपना अधिकार जमा लिया। इस काल में सातवाहनों की शक्ति लगभग क्षीण सी हो गई थी। इन्हें महाराष्ट्र क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की ओर बढ़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। सातवाहनों के जो पोर्ट थी, यानी कि बंदरगाह थे, कल्याण पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इनके आने से, क्योंकि कल्याण तक जो जहाजें आती थी अब वह भृगु कच्छ यानी कि बेरी गाजा की ओर मोड़ दी गई थी। यानी कि इनका अरब द्वीप से या पश्चिमी जगत से, विशेष रूप से अरब क्षेत्र से इनका व्यापार करीब करीब समाप्त हो गया। इन शक क्षत्रपों की राजधानी मन्नागार संभवतः जो दोहाद के नाम से जानी गई है, ये कहीं न कहीं उज्जैन और भड़ौच के बीच में थी। ये हम देखते हैं उज्जैन का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उज्जैन और भड़ौच जो यहाँ पर है, भृगु कच्छ जिसको कहते हैं, उनके बीच में ये कहीं नहीं कहा रहा। ये एक ऐसा काल आया जिसे डार्क एज कहा जाता है। इस काल में कई सातवाहन राजा हुए, लेकिन उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं। सिर्फ एक राजा जिसका नाम था हाल, इसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसके काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। हाल स्वयं विद्वान था। उसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था सप्तशती। नाम से ही लगता है कि 700 श्लोकों का यह पुस्तक था। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई और साहित्यिक दृष्टिकोण से अत्यंत उच्च कोटि की मानी गई है। गुणाढ्य भी कहा जाता है, ये इसी काल में। लेकिन उसके बाद के किसी राजा का हमें विशेष रूप से जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर प्रथम शताब्दी में एक ऐसा शासक हुआ जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम से जाने जाते हैं। इस काल में सातवाहन वंश की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ। सातवाहनों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को गौतमीपुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में प्राप्त किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों का, छह रातों का नाश करने वाला कहा गया है।
क्षत्रियों का मदमर्दन करने वाला कहा गया है, और इसे क्षहरात वंश का उन्मूलन करने के साथ साथ एक सैनिक राजा कहा गया है। अब इसके तिथि के बारे में लेकर के विद्वानों के बीच में गहरा मतभेद है। कुछ विद्वान 80 से 184 ईस्वी मानते हैं, कुछ विद्वान 86 से 110 ईस्वी मानते हैं, और कुछ 106 से 130। लेकिन सर्वमान्य विद्वानों के अनुसार, सर्वमान्य तत्व के अनुसार इसकी तिथि 86 से 110 थी। लेकिन प्रथम द्वितीय शताब्दी का काल सातवाहनों के उत्थान का काल था। इस काल में हम देखते हैं कि क्षहरातों का, शकों का पतन होता है, शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है, और सातवाहन वंश की उत्थान होता है। सातवाहन वंश के पिता गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता का नाम शिव शक्ति था और माता का नाम गौतमी बलश्री थी। सातवाहनों में एक परंपरा थी, वह अपने माता के नाम से जाने जाते थे। ये नारी के सम्मान को भी द्योतक है। पुराणों के अनुसार यह अपने वंश का 23वां राजा था। सातवाहन कुल का इसे महानतम शासक कहा गया है। इसके बारे में जानकारी हमें सतपुड़ा की पहाड़ियों में, नासिक के पास में अभिलेख पाए गए हैं, गुफा अभिलेख पाए गए हैं, प्रशस्ति पाए गए हैं। 2 नासिक के पास इसके 2 अभिलेख मिले हैं। पहला शासन के 18वें साल का है और दूसरा शासन के 24वें वर्ष का है। इसके अलावा कार्ले में भी इसके 18वें शासन काल का अभिलेख मिला गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है इसके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के 19वें वर्ष का शासनकाल के 19वें वर्ष का, और दूसरा इसकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया प्रशस्ति पत्र यानी कि अभिलेख है, जो इसके जीवन पर, इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। तो स्रोत के रूप में हम मुख्य रूप से इसके अभिलेख को देखते हैं, फिर इसके सिक्कों के द्वारा भी इसके विजय अभियानों पर और इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है, सैनिक विजयों और उपलब्धियों पर। तो अब हम आते हैं कि पाते हैं कि 16 वर्षों तक अपने राज्यारोहण के बाद 16 वर्षों तक इसने अपने राज्य को एक मजबूत बनाने की कोशिश किया, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से। 17वें वर्ष इसने अपना विजय अभियान शुरू किया, और यह विजय अभियान क्षहरातों के विरुद्ध था, सक्षत्रपों के विरुद्ध था, जो मालवा और इस क्षेत्र में विराजमान थे। इसने आगे बढ़ते हुए नहपान नामक सक्षत्रप को हराया। इसके साथ ही उसके दामाद उषव दत्त को भी हराया, और न सिर्फ इन्हें हराया बल्कि इनको मौत की नींद भी सुला दी गई। They were killed after defeating him. ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि गोवर्धन क्षेत्र के आसपास इन्होंने युद्ध किया होगा और इस युद्ध में उनको हराया होगा। इस विजय के पश्चात इसने इस क्षेत्र में अपने सत्ता को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद ऐसा कहा जाता है कुछ राज आज्ञा निकाली। इन राज्याज्ञाओं में कुछ दान भी दिए गए थे, और इसके एक सामंत के द्वारा लिखे गए अभिलेख से पता लगता है यह से वेणाकटक का स्वामी कहा गया है, और वेणाकटक का क्षेत्र संभवतः वेणगंगा के आसपास रहा होगा, क्योंकि जिस भिक्षुओं को इन्होंने दान दिया था उसका उल्लेख हम पाते हैं
कि कार्ले की गुफा में भी जिक्र होता है कि कारजक का क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आ गया था। यह क्षेत्र कहा जाता है कि उषावदत्त के अधीन था और उनको पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक के पास में अपना सैनिक छावनी स्थापित किया था और कुछ दिन वहाँ पर कैंप लगाया था। और यह पता लगता है कि यह क्षेत्र गोवर्धन क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि यह गोवर्धन डिस्ट्रिक्ट यहीं पर आज की तारीख में है। जोगलथंबी में 13,250 सिक्के का ढेर मिला है। ये सिक्के वास्तव में नहपान के थे और इन 13,250 में लगभग 2/3 सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुनः अंकन है, यानी कि रीस्ट्रक्ट कराया गया था। इस चीज को दिखलाता है कि इन सिक्कों पर अगर इसने अपना नाम लिखवाया तो इन क्षहरात वंश के साथ साथ नहपान पर इसका अधिकार हो गया था, विजय हो गया था, उस क्षेत्र पर विजय पाया गया था। और इस तरह इतने बड़ी संख्या में मुद्राओं पर इसका अंकन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। इसके अभिलेखों में इसे कहा गया है खतीय गगमान मदनस, यानी कि क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला। दूसरा लिखता है सक यवन पहलव निसुदनस, सक यवन पहलव निसुदनस, यानी कि शकों को, यौनों को, पहलवों को, इन तीनों को पराजित कर उन्मूलन करने वाला। यानी कि इन तीनों को पराजित करके उनको उन्मूलन करने वाला। इससे पता लगता है कि हो न हो कहीं न कहीं इनकी कन्फेडरेसी रही होगी। इन्होंने या तो कन्फेडरेसी बनाया होगा क्षत्रपों के साथ में, या उनको सहयोग किया होगा, और ये सारे पराजित हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। फिर लिखता है लखनता वय निखे सत्ररस, यानी कि क्षहरात वंश का इसने नाश कर दिया, उन्मूलन कर दिया। आगे लिखता है कि यह सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया। अब हम देखते हैं कि भृगुकच्छ जो शक क्षत्रपों की राजधानी थी, उस पर इसने विजय हासिल किया। विजय हासिल कर उसके ट्रेजरी यानी कि उनके कोष को अपने आधिपत्य में ले लिया, और इस प्रकार आर्थिक रूप से तो ये समृद्ध हुआ ही, बल्कि उनकी राजधानी को जीत करने का उसका पूरी तरह से वहाँ से खात्मा कर दिया। इतना ही नहीं, इसके अभिलेखों में इसके द्वारा जीते गए कई क्षेत्रों का उल्लेख होता है, जो हम एक एक करके देखेंगे, और ये सारी सबका वर्णन नासिक गुफा अभिलेख में है। पहले लिखता है ऋषिक। ऋषिक का पहचान कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के क्षेत्र में देखते हैं। एक कृष्णा नदी का क्षेत्र है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अस्मक की पहचान गोदावरी नदी तक है। गोदावरी नदी तक है, जो हमें पता है कि नासिक से निकलने वाली गोदावरी नदी यहाँ से निकल करके दक्षिण की ओर बढ़ती है। गोदावरी नदी क्षेत्र है। मूलक यानी कि प्रतिष्ठान के आसपास का क्षेत्र है, यानी प्रतिष्ठान से जुड़ता हुआ क्षेत्र है। उसके बाद सौराष्ट्र। सौराष्ट्र निसंदेह रूप से दक्षिणी काठियावाड़ का है। कुक्कुर गुजरात का जो क्षेत्र है। अपरांत कोंकण तट, अनूप नर्मदा घाटी,
नर्मदा घाटी का क्षेत्र, विदर्भ बरार का क्षेत्र, आकर पूर्वी मालवा जो उज्जैन के आसपास है, अवंती पश्चिमी मालवा निसंदेह रूप से अवंती के आसपास का क्षेत्र है। इन तमाम क्षेत्रों पर विजय पाने के पश्चात इसने कुछ और क्षेत्रों पर भी विजय पाया। ये विंध्य के पूरब की ओर बढ़ते हुए विंध्य क्षेत्र तक और उड़ीसा के क्षेत्र तक पहुंच गया। परिपत्र नामक एक स्थान का भी उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान पश्चिम विंध्य और अरावली के रूप में पहचान की गई है। सहया यानी कि सह्याद्री का छोटा रूप, यानी कि पश्चिमी घाट का क्षेत्र। पश्चिमी घाट का क्षेत्र सहया प्रदेश पर इसने विजय पाया। मलय, मलय निसंदेह रूप से त्रवणकोर, जो ये क्षेत्र होता है केरला और कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, मलय पर्वत यानी कि मलय क्षेत्र में त्रवणकोर के आसपास का क्षेत्र विजय पाया। और महेंद्र यानी कि ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, महेंद्र पर्वत। इतने बड़े भूभाग पर जीतने के बाद इसके वर्णन कहता है कि 30 मूद तोय पीत वाहन, 30 मूद तोय पीत वाहन, यानी कि इसके वाहन, उस वक्त वाहन घोड़ा था, इसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। हालांकि घोड़ा क्या, कोई भी जानवर जो स्थल पर पाया जाता है समुद्र का पानी नहीं पीता, लेकिन ये कल्पना है, कवि की कल्पना होती है, तब लेख में लिखा जाता है कि 3 समुद्र का पानी पिया, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये 3 सागर, यानी इतना बड़े क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार जमाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक बहुत विशाल क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमाया। अब इसकी कुछ उपलब्धियां हैं जो हम देखेंगे। इसने क्या है कि अभिलेखों के अनुसार क्षत्रियों का मानवर्धन चूर किया, एक नगर की स्थापना की जिसका नाम वेणकटक नगर है, जो संभवतः वेणगंगा नदी के आसपास रही होगी। अपनी उपाधियों में इसने कई उपाधियां धारण की जो इसको अभिलेखों में उल्लेखित है कि महाराज, राजराज, महाराज राजाओं के ऊपर महाराज, राजराज राजाओं का राजा, स्वामी मतलब मालिक। तो इस प्रकार उसने कई उपाधियां भी धारण की। लेखों में के आधार पर हम कह सकते हैं इसने कई युद्धों को जीता। इसकी विजय पताका अपराजित रही। इसकी राजधानी शत्रुओं से पूर्ण रूपेण सुरक्षित यानी कि अनाक्रमणीय रही। और अंत में हम देखते हैं कि इसने इतिहास के कई महान पात्रों की नाम, जिसका हम जानते हैं महान पात्र, उनके नाम को अपनी उपाधि बनाया। जैसे राम, रामायण के सबसे महत्वपूर्ण चित्र राम। केशव, महाभारत के सबसे बड़े चित्र, कृष्ण का दूसरा नाम केशव। महाभारत के और चरित्र अर्जुन और भीमसेन जैसे नामों से अपने विरुद्ध के रूप में धारण किया। और एक बहुत बड़े उद्धारक के रूप में, विशेष रूप सातवाहन के उद्धारक रूप में, सातवाहन की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के रूप में इसे इतिहास के पन्नों में अंकन किया गया है। आज हम इतना ही राजनीतिक देखते हैं, आगे हम देखेंगे उनके और अन्य उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।